हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि श्वसन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, आंतरिक श्वसन क्या होता है, बाह्य श्वसन क्या होता है, श्वसन के अंग क्या होते हैं, किन किन माध्यम से श्वसन किया जाता है, क्रियाविधि क्या होती है, मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था कि कैसे ऑक्सीजन अंदर आती है, CO2 बाहर निकलती है, इंस्पायरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन क्या होता है। उसी चीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है आपका एयर वॉल्यूम या वायु का आयतन। तो एयर वॉल्यूम या वायु का आयतन होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन देखें तो प्रत्येक श्वसन में फेफड़ों में वायु कुछ आयतन वायुमंडल के साथ विनिमय होता है, इसे ही वायु का आयतन कहते हैं। इसे स्पायरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट 14 से 18 बार श्वसन करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वायु आयतन मापे जाते हैं। तो वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं अपने। इसमें आपका पहला प्रकार होता है ज्वारीय आयतन, या फिर इसको कहते हैं टिडल वॉल्यूम। ज्वारीय आयतन क्या होता है? एक सामान्य श्वसन क्रिया में फेफड़ों के अंदर तथा बाहर जाने वाली वायु का आयतन ही क्या कहलाता है? आपका ज्वारीय आयतन कहलाता है। जो कितना होता है आपका 500 ml होता है, जो शारीरिक क्रिया उत्तेजना के समय क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसे कहते हैं आपके ज्वारीय आयतन। अगले उस स्लाइड में चलते हैं अपन। तो अगला है आपका पूरक आयतन। पूरक आयतन से क्या होता है डेफिनेशन? एक नॉर्मल इंस्पायरेशन, मतलब कि एक सामान्य तरीके से आप सांस लेने के पश्चात बलपूर्वक एक्स्ट्रा जो सांस लेते हैं अंदर, उसका जो आयतन होता है वो आपका पूरक आयतन कहलाता है, जो कितना होता है 2500 ml से 3000 ml तक होता है। अगले हम बात करते हैं। तो अगला है आपका आरक्षित आयतन। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब कि नॉर्मल जैसे आप सांस छोड़ते हैं, उसके बाद अगर आप बलपूर्वक सांस छोड़ते हैं, उसमें कितने वायु का आयतन शरीर से बाहर निकलेगा, वो कहलाता है आपका आरक्षित आयतन, जो कितना होता है आपका 1100 ml होता है। इसके बाद हम अगले आयतन की बात करते हैं, तो जो कहलाता है जैव क्षमता या वाइटल कैपेसिटी। तो जैव क्षमता से क्या तात्पर्य होता है? वायु का वह सर्वाधिक आयतन जो एक सामान्य श्वसन में विनिमय हो सकता है, जैव क्षमता कहलाता है, जिसकी मात्रा कितनी होती है 4600 ml होती है। इसके बाद हम बात करते हैं तो अवशिष्ट आयतन या रेसिड्यूल वॉल्यूम। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखे जाए तो क्या होता है? बलपूर्वक एक्सपायरेशन के पश्चात शेष बची वायु का आयतन। कहाँ शेष बची? फेफड़ों के अंदर शेष बची वायु का आयतन क्या कहलाता है? आपका अवशिष्ट आयतन कहलाता है। तो ये कितना होता है? 1200 ml होता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये डेफिनेशन है संपूर्ण फुफ्फुस क्षमता, या इंग्लिश में बात करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये क्या होती है? जैव क्षमता। जैव क्षमता कितनी थी हमारी? 4600 ml, तथा अवशिष्ट आयतन वो कितना था अपना 1200 ml का योग क्या कहलाती है? आपकी संपूर्ण फुफ्फुस क्षमता कहलाती है, जो कितनी होती है 1800 ml होती है। यह आपकी जैव क्षमता है 4600 ml। यह आपका अवशिष्ट आयतन है, और इनका टोटल क्या हो गया? टोटल हो गया आपका 1800 ml, जो कहलाता है संपूर्ण जैव क्षमता। तो यह आपका वायु का आयतन होता है, जिसमें अपन ने पढ़ा ज्वारीय आयतन सबसे पहले जो होता है 500 ml। उसके पश्चात अपन ने पढ़ा पूरक आयतन, जो कितना होता है 2500 से 3000 ml। उसके बाद पढ़ा हमने आरक्षित आयतन, जो कितना होता है 1100 ml। फिर हमने पढ़ा जैव क्षमता, जो कितनी होती है 4600 ml। उसके बाद पढ़ा हमने अवशिष्ट आयतन, जो कितना होता है 1200 ml। और सबसे लास्ट में अपन ने पढ़ा संपूर्ण फुफ्फुस क्षमता या टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है 4600 प्लस 1200 5800 ml होती है। तो ये तो बात हो गई वायु के आयतन की। अब हम आगे बात करेंगे श्वसन की कार्य की। पहले हमने पढ़ा था श्वसन की क्रियाविधि मतलब मैकेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे श्वसन की कार्य की या फिजियोलॉजी। तो श्वसन की कार्य की और फिजियोलॉजी होता क्या है कि कैसे गैसेज अंदर आती है, कैसे बाहर जाती है, उस समय कौन कौन सी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ये सारा अपना किसके अंदर आएगा? श्वसन की कार्य की। तो ये क्या होती है? एक जटिल क्रिया होती है जो निम्न चरणों में पूर्ण होती है, जिसमें आपका सबसे पहला चरण आता है कौन सा? गैसों की अवस्थाएं। गैसें कौन कौन सी? CO2 तथा ऑक्सीजन। तो गैस हमेशा हमने जैसे पढ़ा था उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर विसरित होगी। इसीलिए क्या होता है? ऑक्सीजन वायु कोशों में से फेफड़ों में, तथा CO2 रक्त में से फेफड़ों से होते वायु कोशों में विसरित होती है।
जो इनका आंशिक दाब होता है उसमें CO2 के आंशिक दाब को PCO2 mm ऑफ Hg में लिखा जाता है, तथा ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब होता है उसको PO2 mm ऑफ Hg के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरा है आपका गैसों का विनिमय, कि कैसे ये गैसें, अभी तो हमने पढ़ा कि आंशिक दाब के कारण उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर आती है। तो इनका आंशिक दाब होता क्या है, जैसे कि एक डायग्राम यहाँ दिखा रखा है आपको। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये बात कर रहे हैं अपन सबसे पहले एटमॉस्फेयर की, मतलब कि वातावरण की। वातावरण में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है आपका 159 mm ऑफ Hg, CO2 का कितना है 0.3 mm ऑफ Hg। तो ये तो बात हो गई आपकी वायुमंडल की। अब हम बात करते हैं फेफड़ों के अंदर जो वायु कोशिकाएं होती है, ये वायु कोश होते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है आपका 104 mm ऑफ Hg, CO2 का कितना है 40 mm ऑफ Hg। तो ऑक्सीजन का ज़्यादा कहाँ है, यहाँ, और यहाँ पे क्या है कम। CO2 का ज़्यादा कहाँ है, यहाँ, कम कहाँ है, यहाँ। अब हम आगे चलते हैं इसी डायग्राम में। ये तो हो गए वायु कोश, ये वायु कोश हो गए आपके, ये पूरा वायु कोश हो गया। अब ये क्या हो गई, रक्त कोशिकाएं हो गई जिसमें आपका ब्लड बह रहा है। तो इस डायग्राम में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से अशुद्ध रक्त आ रहा है, कहाँ आ रहा है, फेफड़ों में आ रहा है। फेफड़ों में क्या उपस्थित है, वायु कोश उपस्थित है, जहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो ऑक्सीजन रक्त में से CO2 क्या होती है वायु कोशों में छोड़ रहे हैं, और O2 क्या हो रही है ग्रहण कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन के बिना रक्त है वो कैसा है आपका ब्लू कलर का है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और जैसे उसमें ऑक्सीजन मिलाई जाती है वो कैसा हो जाता है, चटक लाल रंग का हो जाता है। और ये सब किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का आंशिक दाब 159 है, यहाँ कितना है 104 है, और इसके अंदर रक्त के अंदर कितना है 40 है। तो यहाँ अधिक है, यहाँ उससे कम है, यहाँ और भी कम है। तो ऑक्सीजन उच्च आंशिक दाब से कहाँ आएगी, नीचे की ओर आएगी। और वहीं CO2 को देखें तो हम यहाँ पे कितना है 46 है रक्त में, वायु कोशों में कितना है 40 है, और फिर बात करें एटमॉस्फेयर में 0.3 mm ऑफ Hg है। तो यहाँ सबसे अधिक है, यहाँ उससे कम है, और यहाँ सबसे कम है। तो CO2 शरीर से बाहर की ओर निकलेगी। अब नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं। तो जैसे कि इसमें और क्लियर दिखा रखा है आपको, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है कितना 159, लंग्स में कितना 104, ब्लड में कितना 40। तो ये उच्च से किसकी तरफ आएगी, निम्न की तरफ, मतलब कि बाहर से कहाँ आएगी, ये आपका आउट, और ये आपका क्या है इन। तो ऑक्सीजन तो बाहर से अंदर की ओर आएगी। CO2 का अंदर कितना है 46, फिर लंग्स में कितना है 40, वायुमंडल में कितना है 3.3, ठीक है। तो ये कैसा होगा, यहाँ पे क्या है उच्च और यहाँ क्या है निम्न। तो ये कैसा होगा, ये तो है इसका इन, और ये क्या है आउट। तो ऑक्सीजन तो बाहर से अंदर की ओर आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का बाहर आंशिक दाब ज़्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर की ओर जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आंशिक दाब ज़्यादा है और वायुमंडल में कम है। तो ये तो बात हो गई गैसों के विनिमय की, कि ये उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर जाते हैं। हम अगले टॉपिक के चलते हैं अपने, कि अगला टॉपिक क्या होता है। अगला टॉपिक है अपने रक्त द्वारा परिवहन। अब ये तो बात हो गई कि उच्च से निम्न की ओर आती है, ब्लड में आ गई। अब इसका परिवहन कैसे होगा वो अपन देखेंगे। तो अपन पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन की 1.5% मात्रा, या हम कह सकते हैं 0.46 ml रक्त प्लाज्मा के द्वारा घुलित अवस्था में, शेष 98.5% मात्रा, या हम कह सकते हैं 19.54 ml हीमोग्लोबिन के साथ रासायनिक बंध के रूप में कोशिकाओं तक पहुंचती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है जल में घुलनशीलता बहुत कम होती है, इस कारण वो प्लाज्मा के साथ ज़्यादा मात्रा में नहीं जा सकती है। इसलिए उसकी किसकी सहायता पड़ती है, उसको श्वसन वर्णक की सहायता पड़ती है। और श्वसन वर्णक कौन सा होता है, कशेरुकी प्राणी में हीमोग्लोबिन होता है, तो वो अपने साथ ले जाता है। तो 100 ml रक्त में कितनी ऑक्सीजन जाएगी आपकी 20 ml जाएगी, जिसमें से 0.46 ml तो प्लाज्मा के साथ और 19.54 ml किसके संग जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ बंध बना के जाएगी। इसके अलावा अन्य प्राणियों में हीमोग्लोबिन के अलावा कुछ और श्वसन वर्णक पाए जाते हैं, जिनके नाम मैंने आपको यहाँ दे रखे हैं। जैसे कि आपका हीमोसाइनिन होता है, इसमें आपका ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का हो जाता है जिनमें पाया जाता है। या हीमोइरेथीन होता है, इसमें कैसा होता है ब्लड का कलर, जिन प्राणियों में पाया जाता है चटक गुलाबी रंग का होता है। या फिर तीसरे की बात करें तो क्लोरोक्विनिन होता है, जिन प्राणियों में पाया जाता है उनका ब्लड कैसा होता है, ग्रीन कलर का दिखाया जाता है।
या फिर बात करें पिन्नेग्लोबिन का, तो जिन प्राणियों में पिन्नेग्लोबिन नामक संरक्षण वर्णक पाया जाएगा किसके स्थान पर, हीमोग्लोबिन के स्थान पर, उनके ब्लड का कलर कैसे होगा, ब्राउन कलर का होगा। ये सब भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करते हैं। मगर हम बात कर रहे हैं कशेरुकी प्राणियों में, तो कशेरुकी प्राणियों में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। अब हम अगले स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात होगी ऑक्सीजन के वहन की, कि प्रत्येक घंटे में रक्त में 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अब बात करते हैं हम CO2 के परिवहन की, इसकी CO2 का परिवहन कैसे होता है। तो CO2 के परिवहन की बात की जाए तो कुछ CO2 बनती कैसे, कोशिका में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है, CO2 का निर्माण होता है प्लस जल का निर्माण होता है। तो हम जैसे श्वसन की बात कर रहे हैं तो हम CO2 की बात करते हैं, जिसकी 10 से 20% मात्रा का परिवहन किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, तथा शेष मात्रा का परिवहन किसके द्वारा होता है, रक्त के प्लाज्मा के द्वारा होता है। तो ये परिवहन के निम्न चरणों में पूर्ण होता है। तो उन चरण की अपन बात करते हैं कि भाई कौन कौन से स्टेप्स उसमें शामिल होते हैं। इसमें सबसे पहले होता है आपका इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल सॉल्यूशन, जिसमें आपके 10% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का परिवहन होता है। हिंदी में बात करते हैं भौतिक विलयन के रूप में। तो इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले क्या होता है, उपापचय क्रिया के फलस्वरूप क्या बन रहा है, आपका CO2 बन रहा है, H2 बन रहा है। दोनों आपस में क्रिया करके क्या कर रहे हैं, कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर रहे हैं। जब इस कार्बनिक अम्ल की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो ये हाइड्रोजन आयन तथा कार्बनिक आयन में टूट जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है CO2 प्लाज्मा में उपस्थित जल के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाती है, जिसकी मात्रा में वृद्धि होकर ये हाइड्रोजन आयन तथा बाइकार्बोनेट आयन में विघटित हो जाता है। तो इस तरह से CO2 की कितनी मात्रा का परिवहन होता है, 10% मात्रा का परिवहन होता है। तो बाकी मात्रा कैसा होता है अपन अपने नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो जैसे कि अपनी नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन एमीन कंपाउंड। तो इसमें CO2 कितने परसेंट, 20% मात्रा का परिवहन होता है। और हिंदी में बात करें तो कार्ब एमिनो के रूप में, जैसे कि दिखा रखा है, जो CO2 है वो किसके साथ क्रिया करती है, हीमोग्लोबिन के एमिनो समूह के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करती है, कार्ब एमिनो का निर्माण करती है। तो लिखा भी है इस क्रिया में CO2 रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के एमिनो समूह से जुड़कर कार्ब एमिनो कंपाउंड में परिवर्तित हो जाती है, या हिंदी में बात करें तो कार्ब एमिनो यौगिकों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से कितनी परसेंट मात्रा का, 20% मात्रा का CO2 का परिवहन इस तरीके से होता है। पहले वाले से 10% हो गया, इससे हो गया 20%। अब कितना परसेंट बचा, 70%। अब 70% का परिवहन कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट है अपना इन द फॉर्म ऑफ बायोकार्बोनेट्स, हिंदी में बात करें तो बायोकार्बोनेट के रूप में। तो बाकी जो बचा हुआ 70% हो किसके द्वारा CO2 का परिवहन होता है, इसके द्वारा होता है। ये क्रिया क्या होती है, RBC तथा प्लाज्मा दोनों में संपन्न होती है। तो देखते हैं RBC में कैसे होती है और प्लाज्मा में कैसे होती है। जैसे आप देख रहे हैं RBC में क्या होगा, CO2 H2 मिलके क्या बना रहे हैं, आपके कार्बनिक अम्ल बना रहे हैं। इसकी मात्रा कैसी हो गई, अधिक हो गई, तो कार्बनिक अम्ल किस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन आयन में टूट जाएगा, और किस में टूट जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाएगा। अब ये बायोकार्बोनेट आयन किस में, पोटेशियम हीमोग्लोबिन किससे क्रिया करता है, पोटेशियम हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है, और किसका निर्माण करता है, KSCO3 का निर्माण करता है। ये सारी क्रियाएं कहाँ हो रही है, आपकी RBC के अंदर हो रही है। अब अगली क्रिया कहाँ होगी, आपकी प्लाज्मा के अंदर होगी। तो प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में जो सोडियम क्लोराइड है वो किस में टूटता है, सोडियम प्लस क्लोराइड आयन में टूटता है। इसके अंदर टूट गया। क्लोराइड आयन किसके साथ क्रिया करता है, जो यहाँ पे KSCO3 का निर्माण होता है उसके साथ क्रिया करता है। तो क्या प्रोडक्ट बनता है आपका, एक तो KCl बनता है और एक CO3 माइनस बनता है। अब यहाँ से जो सोडियम आयन मुक्त हुआ था वो इस HCO3 के साथ क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट किसका निर्माण करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करेगा। तो इस तरह से कितनी परसेंट मात्रा जाएगी, 70% मात्रा का परिवहन होगा, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब ये सारी घटना क्या कहलाती है आपकी, ये घटना कहलाती है आपके क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर प्रभाव, जो कि आप एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर प्रभाव किसे कहते हैं। तो जहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पे आपको एक क्रिया बतानी पड़ेगी कि RBC और प्लाज्मा में जो क्रियाएं होती हैं जिससे क्या होता है 70% क्या होता है CO2 का परिवहन होता है, वो क्रिया कहलाती है आपकी क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर प्रभाव। तो यहाँ पे इस पूरे स्लाइड के अंदर हमने पढ़ा कि वायु का आयतन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है।
तो वायु के आयतन में अपने सबसे पहले क्या पढ़ा था, ज्वारीय आयतन होता है जो कितने ml होता है, 500 ml होता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था पूरक आयतन जो 25 से 3000 ml होता है। फिर आरक्षित आयतन जो 1100 ml होता है। फिर जैव क्षमता जो 4600 ml होता है। उसके बाद अवशिष्ट आयतन जो 1200 होता है। और सबसे लास्ट में टोटल लंग कैपेसिटी होती है जो कितनी होती है, 5800 ml होती है। उसके बाद हमने फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा जिसमें गैस की अवस्थाएं पढ़ी कि गैस किस अवस्था में पाई जाती हैं और परिवहन में कौन सहायक होता है। आंशिक दाब सहायक होता है जो उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर जाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक होता है जबकि रक्त कोशिकाओं में क्या होता है, कम होता है। जबकि CO2 का वायुमंडल में आंशिक दाब क्या होता है, कम होता है। जबकि रक्त कोशिकाओं में क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए ऑक्सीजन अंदर की तरफ आती है तथा CO2 बाहर की तरफ और जाती है। उसके पश्चात रक्त का परिवहन कैसा होता है, जैसे O2 की ऑक्सीजन की 1.5% मात्रा किसके द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा, तथा 98.5% मात्रा किसके, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के जाती है। इसी प्रकार CO2 का परिवहन भी क्या होता है, 3 प्रकार से होता है। 10% मात्रा आपके भौतिक विलयन के रूप में जाती है। उसके पश्चात 20% मात्रा कार्बोमिनों के रूप में जाती है तथा 70% मात्रा का परिवहन किसके रूप में होता है, बायोकार्बोनेट के रूप में होता है। तो यहाँ पर आज हमारी जो सेशन की कार्यकी है उसका आज का टॉपिक पूरा हुआ। कोई भी आपको परेशानी है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।